अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सफ़िया साहब। आज जो है मैं आप लोगों को ओ व्हाट इज़ दैट साउंड बाय W.H. ऑर्डन पढ़ाने लगी हूँ। और ये भी कि माज़रत चाहती हूँ कि कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की, और अब जो है आपको ये पढ़ाने लगी हूँ ओ व्हाट इज़ दैट साउंड बाय W.H. ऑर्डन। और आज जो है इसकी जो है थोड़ा सा देखेंगे, और इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और स्टेंजाज की एक्सप्लेनेशन। इंट्रोडक्शन में ये आता है कि ये W.H. ऑर्डन ने लिखी है। वो एक इंग्लिश अमेरिकन पोइट थे, और उनकी जो पोइट्री थी ज़्यादातर लव बेस्ड थी और रिलीजन बेस्ड थी। और वो उनकी जो टोन है और उनके जो कंटेंट है उसमें साफ दिखाई भी देती है। W.H. ऑर्डन वॉज एन इंग्लिश अमेरिकन पोइट। ऑर्डन पोइट्री वॉज for its love and religion, and its variety in tone, form and content structure. अब इसका देख लेते हैं कि ये कौन से मतलब जो है सेंचुरी में लिखी गई है। ज़्यादातर जो है इनकी जो पोइम्स हैं वो मतलब लव बेस होती हैं या फिर रिलीजन बेस होती हैं। जो ये पोइम है ना, व्हाट इज़ दैट साउंड, तो ये बेसिकली ये एक वाइफ और एक हस्बैंड के बारे में लिखी गई है और ड्यूरिंग वॉर टाइम लिखी गई है। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये साउंड क्या है, और हस्बैंड उसे बताता है कि ये जो साउंड्स है ये सोल्जर्स की साउंड है या इनके वेपन्स की साउंड है। मीन्स कि वो इस तरह दिखाई दे रहा होता है जैसे बहुत ज़्यादा मतलब वो जो हो इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो। मीन्स कि वो उस साउंड से जो है वो रिलेटेड होता है, वो जैसे वो रोज़ाना उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। मीन्स कि वो उसे सुनते रहें। लेकिन जो वाइफ़ है वो ज़्यादा परेशान होती है। लास्ट पे ये होता है कि वो जो है हस्बैंड जो है वो उसे छोड़ के चला जाता है, और जो वाइफ़ है वो वहीं पे जो होती है अपने घर में बैठी हुई होती है। वो जो है सोल्जर उनके घर पे आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, और जो है वाइफ़ होती है वो अंदर रह जाती है, और जो हस्बैंड है वो उसे छोड़ के चला जाता है। बेसिकली ये उसका जो है थीम है। लेकिन अब जो है मैंने तो बता दिया कि ये बात है, लेकिन हम लोगों ने चूँकि इंग्लिश का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो ख़ाली से स्टोरी या फिर पोएम के बारे में पता होने से कुछ नहीं होता। इसका जो है कंटेंट भी हमें पता होना चाहिए, इसके लिए नोट्स भी हमारे पास होने चाहिए। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कौन सा है इसका। एज द पोएम इज़ इन बैलेड फॉर्म, ये बैलेड फॉर्म में लिखी है और ये 9 स्टेंजाज पे मीन्स के लिखी हुई है। पहले जो हमने पढ़ी थी ना ला बैलेड एम्सन्स मर्सी की जो बैलेड पढ़ा था वो था 12 स्टेंजाज पे, ये है 9 स्टेंजाज पे लिखी हुई है। एज द पोएम इज़ इन बैलेड फॉर्म इट सजेस्ट दैट इट वाज अ टिपिकल फॉर्म द 18-19 सेंचुरी। और ये जो बैलेड है 90s में लिखा गया है। मीन्स के बैलेड फॉर्म सजेस्ट दैट द पोएम हैज़ म्यूजिकल लिरिक्स विच कुड गिव एन आइडिया ऑफ व्हाट द पोएम इज़ अबाउट। मीन्स के बैलेड जो है लिरिक्स के फॉर्म में म्यूजिकल लिरिक्स होती हैं, जैसे कि पहले भी बताया था ला बैलेड एम्सन्स मर्सी में। और अब जो है देखते हैं व्हाट इज़ दैट साउंड इज़ अबाउट द वॉर अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द कपल इन द पोएम कॉजिंग देम टू रन अवे। मीन कि ये जो है ये जो बैलेड लिखा हुआ है ओ व्हाट इज़ दैट साउंड इज़ अबाउट द वॉर। मीन्स कि ये एक जंग के बारे में है और ये कपल के बारे में लिखी गई है पोएम। और इसमें जो ओ है ओ साउंड शो करती है, जैसे ग्रीफ था उसमें भी जो ला बैलेड एम्सन्स मर्सी था उसमें भी पहला लफ्ज़ ओह का यूज़ हुआ था। उसका मतलब यही होता है कि ये जो है किसी थ्रेट को शो कर रहा है या फिर किसी फेयर को शो कर रहा है, जिसकी वजह से लोग खौफज़दा हो जाते हैं और जो है मुश्किल सिचुएशन में वो भाग खड़े होते हैं। मीन्स कि उन्हें डील करना नहीं आ रहा होता किसी तरह से, तो वो भाग जाते हैं अपनी जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के या फिर उस सिचुएशन को छोड़ के वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने किसी साथी को, अपने किसी बंदे को उस हालत में वो मतलब छोड़ के चले जाते हैं जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखते हैं इट इज़
recognizably is ballad form due to the consistent 4 beats of every line. Each stanza is 4 lines long. मीन्स कि 4 lines लॉन्ग होता है ये वाला इस जो बैलेट में लिखा गया है, इस 4 lines लॉन्ग है बैलेट एक स्टेंजा। और ये जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ किया, जैसे कि पहले भी बताया कि ओ जो है वो फेयर को शो कर रहा है। टाइटल अब देख लेते हैं इसका और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है वो देख लेते हैं। और द टाइटल ओ व्हाट इज़ दैट साउंड इज अ डीप क्वेश्चन एंड confrontational. It makes the reader think of big question in life, providing universal meaning for each individual, as there would be endless answer for such a simple question. Oh, what is that sound? मीन्स कि इसके कुछ भी कह सकते हैं कि इसका कोई भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन इसके एंडलेस क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है और उसके मीनिंग मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, एंडलेस आंसर्स हो सकते हैं। क्लियरली दिस पोएम हैज़ 2 नरेटर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक वाइफ है और एक जो है हस्बैंड है। Clearly, this poem has 2 narrators, one who desperately questions out fear and a sense of agency, while the other reasonably answers and gives hope to the reader. There is a sense of betrayal depending on who you choose to be the first voice and second one. इसके बीच जो है मतलब मुखालफत है कि कौन सी जो वॉइस है वो हस्बैंड की है और कौन सी जो वॉइस है वो जो है वाइफ की है। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वॉइस है वो जो क्वेश्चन पूछ रही है, जो इस तरह का जो आता है क्वेश्चन मार्क जिसके सामने आ रहा है इस बैलेड में, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो साउंड जो है वो वाइफ की है और जो मतलब उसका आंसर दे रहा है या जो उसे कंसोल कर रहा है वो जो है वो उसके हस्बैंड की है। We assume that first voice is the voice of a woman, wife, and second voice is the voice of the husband. मीन्स कि वो जो सेकेंड वॉइस है वो हस्बैंड की है। चूँकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि ख़वातीन ही होती हैं जो सवाल ज़्यादा करती हैं, लेकिन जो जवाब देने वाली मखलूक है वो हमेशा हस्बैंड की होती है। क्वेश्चंस हमेशा ख़वातीन के दिमाग में तो क्वेश्चंस ही आते हैं ज़्यादातर, तो हस्बैंड्स ही होते हैं बेचारे जो आंसर दे रहे होते हैं, या मुश्किल के टाइम जब सवाल पूछे जा रहे होते हैं तो हस्बैंड बेचारे जवाब दे रहे होते हैं। Every stanza begins with oh, this shows depression and fear of unknown. मीन्स कि ये स्टेंजा जो ओ के साथ शुरू हुआ हुआ है, एवरी स्टेंजा जो ओ के साथ शुरू हुआ है वो डिस्प्रेशन या फिर फेयर ऑफ अननोन, मीन्स कि एक अननोन ताकत के फेयर का वो एहसास दिलाते हैं। वहाँ पे अननोन फेयर का एहसास कौन दिला रहा है? वॉर में डेफिनेटली वॉर के सोल्जर्स दिला रहे होते हैं कि कहीं वो हमारे भी घरों पे अटैक ना कर लें, इस वजह से लोग डर रहे होते हैं। और ओ व्हाट इज़ दैट साउंड शो कर रहे हैं कि वो कौन सी आवाज़ है जो इतना ज़्यादा लोगों को थ्रेट का एहसास दिला रही है, थ्रेट दे रही है, इतना ज़्यादा खौफज़दा कर रही है। अब स्टेंजा 1 की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The first stanza reveals that the poem consists of 2 individuals conversing with each other. The first voice inquires about a sound that is drumming. अब ये जो ड्रमिंग है ना, अब इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एलिट्रेशन है। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि एलिट्रेशन क्या होती है, क्योंकि मैंने अभी तक ला पेलेडेम्सन्स मेर्सी और इसका जो है ओ व्हाट इज़ दैट साउंड के जो लिटरेरी टर्म्स है ना, उनका फिर मैं अलग से एक लेक्चर बना के बताऊंगी और लिटरेरी टर्म्स बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तो खाली ये स्टेंजा एक्सप्लेनेशन है ना। एंड द सेकेंड वॉइस रिप्लाइज वेरी कैजुअल दैट इज़ जस्ट द सोल्जर्स। मीन्स कि वो बता रहे कि ये सिर्फ सोल्जर्स है, मीन्स कि उसे पहले से पता है कि वो सोल्जर्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कैजुअली बता रहा है कि जैसे वो उस माहौल से बहुत ज़्यादा जो हों वाकिफ़ हों, जैसे कि उनके रोज़मर्रा की रूटीन हो कि वहाँ से वो सोल्जर्स गुजरते हों। द फैक्ट दैट द रिप्लाई इज़ वेरी कैजुअल tells us these individuals have been in a state of war for some time and it is now the norm of them.
اب جو ہے یہ ان کا نام بن چکا ہے. مین وہ اس آواز سے اتنا زیادہ منسلک ہو چکے ہیں کہ اب اگر وہ آواز آ بھی رہی ہے نا تو ہسبینڈ اپنی بیوی کو کنسول کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے سولجرز ہیں، جسٹ سولجرز ہیں، وہ آ رہے ہیں، بس ذرا چپ ہو جاؤ. جیسے کہ لیکن خواتین کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، ان کی کوئی سکس سینس ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ یار یہ فیئر جو ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ وہ والی آواز نہیں ہے جو نارمل روٹین میں آ رہی ہوتی ہیں، جو یا پھر اسٹیٹ آف وار میں جو اپنے سولجرز پرفارم کر رہے تو یہ ان کی نہیں ہے، یہ کوئی اور سولجرز ہیں اور اسٹیٹ آف وار میں یہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور ایسا ہی تھا. is a rather new drumming is a rather new phenomena. Auden uses the repetition of the word drumming to craft the image of soldier. Second and third stanza دیکھ لیتے. The second stanza is another question posed by the first voice. This time it becomes clear that the second voice is trying to calm the first voice by taking the situation very easily. مین کہ وہ اپنی وائف کو جو ہے کام ڈاؤن کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سچویشن اتنی مشکل نہیں ہے، تم پلیز خود کو سنبھالو، اس سے ٹیک اٹ ایزلی، اسے آسان سمجھو. دا سیکنڈ وائس از دیٹ what it sees are just the weapons of the soldier reflecting sunlight as they tread lightly. اب جو یہاں پہ ہے ویپنز بھی لکھا ہوا ہے اور پھر سن لائٹ بھی لکھا ہوا ہے. ویپن جو ہے سورس آف ڈیتھ ہے، اور جو سن لائٹ ہے سورس آف لائف ہے. مینس کہ سن لائٹ لائف پرووائڈ کرتی ہے، اور ویپنز جو ہے ایک طرح سے علامت ہے، سمبل ہے کہ وہ ڈیتھ ڈیتھ کا کاز بنتے ہیں. اب یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں. یہ میں بتاؤں گی کہ جب ہم لوگ لٹریری ٹرمز پڑھیں گے تو اس میں یہ سارا پھر بتا دوں گی. اٹ از کلیئر فرام دا فرسٹ اسٹینزا دیٹ دا سولجرز آر ناٹ ٹریننگ لائٹلی، دے آر مارچنگ لاؤڈلی. مینس کہ وہ زوروں سے چل کے آ رہے ہیں جیسے وہ لوگ جو ہے کسی کو مطلب شوٹ کرنا چاہتے ہوں. دس اسٹینزا برنگس لائٹ دا فیئرفل اسٹیٹ دا ٹو انڈیویژول آر ان. یہ اسٹینزا دونوں انڈیویژول کے فیئرفل اسٹیٹس کو وضاحت کرتا ہے. اور جو تیسرا اسٹینزا ہے وہ دیکھتے ہیں. تھرڈ اسٹینزا اسپاٹ دس as the first voice is growing desperate, inquiring what they are doing this morning. The second voice remains persistently hopeful, stating that perhaps they are just giving us a warning of attack. If to say surely they are not actually going to launch real attack. مینس کہ ابھی بھی جو تھرڈ اسٹینزا ہے اس میں وہ فرسٹ وائس جو ہے جو سیکنڈ وائس ہے وہ کنسول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ریالٹی میں کچھ نہیں کرنے آ رہے، ہوپ فل رہو، کچھ نہیں ہوگا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ دے آر ایکچولی جسٹ ڈوئنگ دی ورک بٹ دے ڈونٹ ہارم اس. مینس کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ خاموش رہو، آپ کام ڈم رہو گے، اس کچھ نہیں کریں گے. اور یہ جسٹ اپنا کام کر رہے ہیں. دے ڈونٹ ایکچولی اٹیک آن اس، یہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. فورتھ، ففتھ اور سکس اسٹینزا کو آپ دیکھتے ہیں اس کے ایکسپلینیشن کو. ان دا فورتھ اسٹینزا دا فرسٹ وائس ریئلائزز دیٹ دا سولجرز آر انڈیڈ ہیلنگ ٹوورڈز دیئر ایریا. مین کہ وہ ان کی ایریا کی طرف ہی آ رہے ہوتے ہیں. فرسٹ وائس نیز ڈاؤن ایز اف ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. جو فرسٹ وائس وہ کہنا دھارنا شروع کر دیتے کہ یار پلیز دیکھو، لیکن وہ جو سیکنڈ وائس ابھی بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کام کرو. وہ ہمارے اوپر ایکچولی اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. However, the second voice still remains in denial, inquiring why are you kneeling. پھر بھی وہ ضد پہ رہا کہ تم kneeling کیوں کرو. As if there is no fear of harm at all. The next two stanzas consist of the second individual going through a storm of panic and rapidly questioning the partner. The questions are Auden's creative way of keeping us informed of the
whereabouts of the soldier, and they definitely create an air of anxiety and panic as the soldiers are coming closer, passing the doctor, the person and form. अब यहाँ तक जो है ये फर्स्ट वाइस जो थी वो बहुत ज़्यादा मीन्स के बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो क्यों मतलब डॉक्टर के हाउस को पास करके आ रहे हैं, क्यों वो पार्सन के हाउस से गुजर के आ रहे हैं। फिर वो क्वेश्चन कर रही है कि डॉक्टर के हाउस से गुजर के आ गए, पर्सन के हाउस से गुजर के आ गए, फार्मर के हाउस से गुजर के आ गए। इस पे जो है ये पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स के एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो है अक्सर वॉर में इंसान जो है पैनिक हो जाता है। और यही ऑर्डन की ब्यूटी है कि वो इस तरह का स्टाइल क्रिएट करता है। और ये एंग्जाइटी और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और इसके साथ जो है अब 7th 8th एंड 9th स्टेंजा में चूँकि अब तक जो है फर्स्ट वॉइस ही मतलब लाउडर थी, फर्स्ट वॉइस ही क्वेश्चन पूछ रही थी और सेकंड वॉइस आंसर दे रही थी। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेंजाज है ना 7th 8th एंड 9th स्टेंजा, ये जो है एक तरह से सारे क्वेश्चंस को डील आउट कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है। ये वाला आंसर नहीं है बल्कि एक रिएक्शन है, एक रिज़ल्ट है कि जो वॉर अक्सर देकर जाती है। The final 3 stanzas, लिखना 3 stanzas truly tragic as they reveal that it was indeed a couple that was hiding out in their house. Means कि जो चूँकि वो क्वेश्चन आंसर एक दूसरे के कर रहे होते हैं तो यही शो करता है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। Indeed a couple that was hiding out in their house. The first voice inquires as to why the first voice is leaving him. Sorry, यहाँ पे लिखना second voice is leaving हर, चूँकि वो सेकंड वॉइस हस्बैंड की है ना तो वो क्यों उसे छोड़ के जा रही है, रनिंग आउट ऑफ द हाउस, क्यों उसे छोड़ के भाग रहा है वो मतलब हाउस से। The first voice questions about the vows that the second voice has made to love them forever. These vows are most likely referring to the vows made during wedding ceremonies. vows जो होते हैं वो वादे होते हैं जो अक्सर लोग जो है शादियों के मौके पर एक दूसरे से करते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा या फिर मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए अब जो है कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा वो कर दूँगा। लेकिन इंडीड कोई भी अपना वादा नहीं निभाता। जो वॉर सिचुएशन होती है वो तो मीन्स के लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है, वहाँ पे तो हर किसी को अपनी पड़ी होती है कि अपनी जान किस तरह से बचाएं और यहाँ से भाग जाएं। तो किसको अपना वादा याद रहता है? यूजुअली जो होते हैं मैन जो होते हैं वो इन सिचुएशन से अक्सर डर के भाग ही जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब सोल्जर्स की तरह ब्रेव होते हैं और अपनी जिस तरह वो कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं, मे बी वो अपने किसी रिलेशन को भी इसी तरह से मतलब वैल्यू दें और रिलेशन को भी बचा लें, उसकी ज़िंदगी को भी बचा लें। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वो लोग भाग जाते हैं डर के मारे। और यहाँ पे जो है हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को छोड़ के भाग जाता है। द रोल ऑफ द वॉइस इज स्टिल विच वन इज़ द हस्बैंड एंड विच वन वाइफ। मीन कभी इसमें से शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि एज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वॉइस है वो जो है वाइफ की है, जो सेकंड है वो हस्बैंड की है। बट लुकिंग एट हाउ द पोएम वाज रिटन इन 90s में लिखी गई थी ना, तो वुमेन को इतना ज़्यादा वहाँ पे बोल्ड नहीं दिखाया जाता था, इतनी ज़्यादा वो मतलब ताकतवर नहीं होती थी और इतना ज़्यादा वो मतलब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अमूमन औरतें ख़वातीन ही पूछते हैं, तो इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि वो वाइफ है और जो सेकंड वॉइस है वो हस्बैंड की है। वुमेन वर नॉट वेरी बोल्ड एंड अननोन फॉर बीइंग timid, so we can assume that the first voice is the voice of wife and the second voice that has now left is the voice of the husband. और इसके बाद जो लास्ट वाला स्टेंज है, बेसिकली जो लास्ट वाला स्टेंज है वही सबसे ज़्यादा कमाल का है और वही बताता है कि तुम कहाँ गए तुम्हारे वादे। वो जो एक फिल्मी सा डायलॉग होता था, क्या हुआ तेरा वादा,
تو اس طرح سے ہی دیکھ اسی طرح کا کوئی وہ بنا ہوا ہے، او واٹ از دیٹ ساؤنڈ. اب اس کا جو لاسٹ والا سینس ہے نا وہ اسی طرح کا ہے، کیا ہوا تیرا وعدہ. اس طرح کی جو چیز دکھائی جا رہی تھی نا اس میں مووی میں، یا پھر ادھر ایک ڈرامہ بھی بنا تھا، اسی طرح کا ایک سچویشن ہے کہ وہ اپنے وعدے کو چھوڑ کے بھاگ جائے، مطلب اس کے وعدہ نہیں نبھاتا اور اسے اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وار سچویشن میں ہوتا ہی ایسا ہے، ویسے انسان ہے، انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. The last stanza reveals that the soldiers have broken into their house and that she can now see in their eyes how they are burning. مینس کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو WH Auden ہے وہ اسٹینزا کے تھرو یہ بتا رہا ہے کہ جو عورت ہے، جو وائف ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ نا ہسبینڈ اسے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور جو سولجرز ہیں وہ جو ہیں گھر کے اندر گھس آتے ہیں اور اس کے مینس کہ ان کے ہاتھ میں ویپنز ہوتے ہیں، وہ ہتھیار تان کے اس کے اوپر اس کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ برننگ ہوتی ہیں. اور تھرو آؤٹ دا انٹائر پوئم Auden uses the repetition of word to create feelings of fear. مین کہ وہ ریپیٹیشن آف ورڈس کو وہ کرتا ہے، جیسے ڈرمنگ کا ورڈ یوز کرتا ہے، ویلنگ کا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ لاسٹ والا جو ہے برننگ کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ غصے کے مارے جو برن ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر ایز اے سچویشن جب وہ کوئی شخص کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جو ایک غصہ آ جاتا ہے، اس طرح غصے والی آنکھوں سے وہ جو ہے وہ اس عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اندر جو ہے بندوقوں کے ساتھ ویپنز کے ساتھ گھس آتے ہیں. اور دا بیوٹیفل اور یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ انگزائٹی اور فیئر کو شو کرتی ہے، انگزائٹی بٹ آلسو consistently reminds the reader that the soldiers are marching throughout the poem as the repetition sound rhythmic جیسے marching does. تھرو آؤٹ دا پوئم husband is sincere to his wife، جو کہ ایکچوئل میں وہ تھا بھی صحیح، لیکن کیونکہ ہیومن بینگ ہے کچھ ڈر ہوتا ہے انسان کے اندر، جس وجہ سے انسان اپنے وعدے توڑ دیتا ہے. تھرو آؤٹ دا پوئم husband is sincere to his wife but when the soldiers start running towards their house he deserts her. کیا ہوتا ہے؟ means he deserts her means کہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اکیلا چھوڑ کے ڈیزرٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ویران چھوڑ دیتا ہے، مطلب بالکل تنہا چھوڑ کے اسے چلا جاتا ہے. جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ وائف کی جو ہے رحم کن ہوتی ہے، رحم کھانے والی ہوتی ہے، لیکن ہسبینڈ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ پھر روتے رہتے ہیں کہ تم نے تو مجھ سے اتنے وعدے کیے، تو وہ کہتا ہے I love you dear but I must leave now، مجھے ابھی جانا پڑے گا. تو اب دیکھتے ہیں اس میں اسٹارٹ رننگ ٹورڈز دیئر ہاؤس ہی ڈیزرٹس her، وہ تنہا چھوڑ دیتا ہے. دا فیکٹ دیٹ ہی responds to her I do love you but I must leave now shows that he actually did love her, but as human nature is when it comes down to saving no one means anything anymore, it all boils down to one thing, saving yourself. means کہ جب اپنی زندگی پہ بات آتی ہے تو لوگ کہاں یاد رکھتے ہیں وعدوں کو، کہاں نبھاتے ہیں وعدوں کو، وہ تو اس سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ اپنی جان بچائیں. کس طرح اپنی جان بچا کے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ دوسروں کی جان کس طرح بچائیں. وہ ایسی سچویشن میں اتنے پینک، اتنے زیادہ فیئر کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کو یا تک کہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ان کے اندر سولجرس کی طرح کا ایک طرح کا مطلب کریج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کہ جس طرح سولجرز اگر کسی پہ اٹیک کر رہے ہیں تو ایک عام انسان بھی اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ کریج دکھائے اور اپنے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر کچھ کرے اور وہاں سے انہیں لے کے بھاگ جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. لوگ اکثر سچویشن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا تو دوسروں کو ذمہ دار بتا دیتے ہیں کہ یہ مطلب اس چیز کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، یا پھر ایسے سچویشن میں عموماً لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ انسانی فطرت ہے، انسانی نیچر ہے، میں بھی وہ اصل میں محبت کرتا ہوں، لیکن
شاید ڈر اور خوف ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر یہاں تک اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں.